हेलो एवरीवन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक बटन प्रेस कर देना। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वॉलमार्ट का जो एक पूरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस रहा है उसके बारे में। और आज हमारे साथ प्रियेश है जिसने ये वॉलमार्ट कंपनी को क्रैक किया है। तो आज हम लोग इससे जानेंगे जो भी इसका टिप्स है, जो भी सजेशंस है और जो भी ये इंटायर जो प्रोसेस रहा है उसके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एक इंट्रोडक्शन से। तो प्रियेश, अपना इंट्रोडक्शन बताना। तो हेलो दोस्तों। सबसे पहले शंकल को थैंक यू कहना चाहूँगा कि इसने मेरे को इनवाइट किया और मेरा एक्सपीरियंस जानने की इच्छा दिखाई। सो एवरीवन, मैं प्रियेश फाइनल ईयर में हूँ, कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ वीआईटी चेन्नई से। लास्ट मंथ अगस्त में ही मैं वॉलमार्ट में प्लेस हुआ था। तो इस वीडियो में मैं अपनी पूरी एक्सपीरियंस बताने जा रहा हूँ आप सबके साथ। ओके। अब हम इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले होता है कि जो भी स्टूडेंट्स है वो इसमें अप्लाई करते हैं और फिर फाइनली जो सिलेक्शंस होता है, तो इसके बारे में कुछ नंबर्स की, लाइक कितने लोग अप्लाई किए थे और फाइनली कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ था। ओके, जब वॉलमार्ट आई थी तो उन्होंने कुछ कट ऑफ रखा था, जैसे 10th और 12th की परसेंटेज 70 से ज़्यादा होनी चाहिए और सिमिलरली सीजीपीए भी 7.0 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये एक्चुअल कट ऑफ रखा गया था। तो इस हिसाब से बहुत लोगों ने अप्लाई किया था, तो बहुत ज़्यादा लोग हो चुके थे, तो उन्होंने कुछ इंटरनल शॉर्टलिस्ट करी। वीआईटी ने इंटरनल शॉर्टलिस्ट करी, फिर उसके बाद जाके लाइक सीजीपीए 10-12 परसेंटेज सब इंक्लूड करके अराउंड 423 स्टूडेंट्स कुछ शॉर्टलिस्ट हुए थे टेस्ट देने के लिए। तो उस हिसाब से सीजीपीए का मायने रखा था। मुझे सबको लगा कि सीजीपीए कुछ एडवांटेज होगा। तो अराउंड 423 स्टूडेंट्स शॉर्टलिस्ट हुए थे टेस्ट के लिए। ओके, और सिलेक्शन टोटल कितना हुआ था? ओके, सो 423 स्टूडेंट्स टेस्ट दिए थे, उसमें से जाके सिर्फ 20 जन ही इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो पाए थे। सो 20 आउट ऑफ 423। ओके, और जो रिजल्ट्स आया था उसमें टोटल कितना था? ओके, सो फाइनल रिजल्ट्स में 8 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे, जिसमें 4 फुल टाइम थे और 4 इंटर्नशिप थे। ओके, सो इट्स लाइक 8 आउट ऑफ 400। तो ये सिलेक्शन का या जो रेट था, 8 आउट ऑफ 400। हाँ, तो ये ऐसा था। तो इसलिए सीजीपीए का बहुत इंपॉर्टेंस होता है जो भी सिलेक्शन होता है फर्स्ट राउंड का। तो इसलिए उसको मेंटेन करना ज़रूरी होता है। तो अब अगर हम इसका जो सीजीपीए फर्स्ट, एक्चुअली में हाँ, बहुत मायने रखता है, क्योंकि ऐसे तो दिखा देंगे कि 6 सीजीपीए 7.5 8.5 दिखा तो देंगे, जब इंटरनल शॉर्टलिस्ट होती है ना तो बहुत दुख होता है लोगों को। तो मेरी सीजीपीए एक्चुअल में काफी अच्छी थी, तो मेरे को ये मतलब ऐसे देखे तो मैं भी यही सोचता था कि सीजीपीए का कोई अहमियत नहीं है, बस 8.5 से ज्यादा रख लो, सारी कंपनीज में बैठ जाएंगे और ऊपर से सीएसई है। पर ऐसा होता नहीं है। तो 8.5 तो रखनी ही चाहिए, जेन्युइन एडवाइस है। और 9 ऊपर हो तो और सही। हाँ, ओके। 9 ऊपर हो तो और सही, 8.5 तो रखो ही रखो। ओके, तो जिसका भी अभी सीजीपीए बहुत कम है या जो भी फर्स्ट या सेकेंड ईयर्स में है, तो उनके लिए एडवाइस बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा, क्योंकि अभी चांस भी है, मतलब टाइम भी है कि हम उस सीजीपीए को इम्प्रूव कर सके। तो अब हम इस प्रोसेस के साथ आगे बढ़ते हैं। तो इसमें फर्स्ट जो होता है वो कोडिंग राउंड होता है। तो कोडिंग राउंड में लाइक टोटल कितने क्वेश्चंस थे, क्या पैटर्न था और इसमें डिफ़िकल्टी लेवल क्या था क्वेश्चंस का, तो इसके बारे में कुछ। ओके, सो हमारा टेस्ट हैकर पे हुआ था। 1 घंटे का टेस्ट था, जिसमें 25 एमसीक्यूज थे और एक कोडिंग क्वेश्चन था। तो एमसीक्यूज मोस्टली एप्टीट्यूड, टेक्निकल एमसीक्यूज थे, जैसे बेसिक्स ऑफ ओएस डीबीएमएस, ऊप्स कॉन्सेप्ट्स वगैरह। और एप्टीट्यूड तो जनरल एप्टीट्यूड था। तो ये सेक्शन थोड़ा इजी था। बट एक कोडिंग क्वेश्चन था डायनामिक प्रोग्रामिंग पे, जो सबसे वन ऑफ द टफेस्ट कॉन्सेप्ट माना जाता है। तो एक ही क्वेश्चन आया था, बाइनरी स्ट्रिंग्स पे था। तो जिसने डायनामिक प्रोग्रामिंग अच्छे से करी होगी तो वो क्वेश्चन कर पाया होगा। तो अगर जो 20 लोग सेलेक्ट हुए, अगर ऐसे देखे तो जो कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व कर पाए थे पूरा, शायद वो लोग सेलेक्ट हुए थे, क्योंकि मेरा पूरा चला था। पर मेरे एक दोस्त का पूरा चला था पर नहीं हुआ था। तो बेसिकली एमसीक्यूज भी मायने रखे थे, क्योंकि बहुत लोग कोडिंग कर पाए थे, तो एमसीक्यू एक दो से छूट गए होंगे। तो एमसीक्यू पे भी ज्यादा ध्यान देना चाहिए। यूजुअली जो कोडिंग में अच्छे होते हैं तो वो एमसीक्यू ध्यान में नहीं रखते, तो ऐसे लाइटली ले लेता है। तो आई फील एमसीक्यू पे भी ध्यान देना चाहिए। तो 1 घंटे का टेस्ट था। तो फिर शाम को रिजल्ट आया था, जिसमें से 20 स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट हुए थे। फिर उनका अगले दिन इंटरव्यू स्टार्ट हुआ था। ओके, तो मेनली ये है कि दोनों पे फोकस करना चाहिए। अगर एमसीक्यू है तो वो भी इम्पोर्टेंट होता है,
क्योंकि सिर्फ कोडिंग जो है उससे करने से भी कभी कभी शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाते हैं। नहीं हो। हाँ, तो अब अगर हम इसका जो नेक्स्ट राउंड है उसके बारे में बात करें तो लाइक टोटल कितने राउंड्स थे और उसका लाइक इंटायर जो प्रोसेस था वो कैसा रहा? ओके, सो अगले शॉर्टलिस्ट आई तो अगले दिन इंटरव्यू स्टार्ट हुए। तो अगले दिन 2 इंटरव्यू हुए थे, मतलब टोटल 4 थे, पर उस दिन 2 इंटरव्यू हुए थे, राउंड 1 और राउंड 2। सो राउंड 1 मेरा पूरा रिज्यूमे और कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स पे ही था। तो तो पहले नॉर्मल कैजुअल इंट्रोडक्शन से स्टार्ट हुआ ताकि कैंडिडेट एकदम रिलैक्स हो जाए। फिर धीरे धीरे रिज्यूमे पे आना चालू हुआ। तो अपने बारे में कुछ बताओ, रिज्यूमे वर्क एक्सपीरियंस। तो रिज्यूमे प्रोजेक्ट्स पे हम लोग डिस्कस किए थे कि कौन सा टेक स्टैक यूज किया, कैसे बनाया, ये क्यों यूज किया। तो मैंने एक जगह एसक्यूएल यूज किया था, तो एसक्यूएल क्यों यूज किया, नो एसक्यूएल क्यों नहीं यूज किया। तो बेसिक ब्रीफ वो सब डिस्कशन चला रेज्यूमे पे। पर उसके बाद फिर कंप्यूटर साइंस जो थियरी पार्ट होता है, फंडामेंटल्स होते हैं, उस पे क्वेश्चंस पूछने चालू हुए। तो बेसिक्स आना जरूरी है। तो पहले मुझसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे क्वेश्चंस पूछे, बेसिक्स। तो धीरे धीरे ऑपरेटिंग सिस्टम्स, फिर नेटवर्क्स, फिर डीबीएमएस। तो ये तीन तो इंटरव्यू में बैठ रहे हो तो ये तीन तो आने ही आने चाहिए। तो इनके बेसिक्स जान लो अच्छे से कि तुम लोग आंसर कर पाओ। तो पूरा थ्योरी पे था फर्स्ट राउंड। मैं एक्सपेक्ट किया था कि कोडिंग भी होगा, पर ये पूरा फंडामेंटल्स पे ही था। तो फर्स्ट राउंड में जो 20 स्टूडेंट्स बैठे थे, उसके बाद 8 निकल गए और 12 स्टूडेंट्स नेक्स्ट राउंड के लिए शॉर्टलिस्ट हुए। ओके ओके, और उसके बाद जो नेक्स्ट राउंड था उसके बारे में कैसा हुआ? ओके, सो नेक्स्ट राउंड प्योर डेटा स्ट्रक्चर राउंड। तो हमें पहले ही बोला गया था दिस विल बी अ प्योर डेटा स्ट्रक्चर राउंड। तो स्टार्ट हुआ। तो पहले ब्रीफ इंट्रोडक्शन। सो मैं चाहूँ एक इंट्रोडक्शन एवरी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करके रखो कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है, क्योंकि एक द वे यू स्टार्ट योर इंटरव्यू उस पर ही पूरा डिपेंड करता है कि इंटरव्यू का माइंडसेट कैसा होगा। तो स्टार्ट अच्छा हुआ। उसने मेरे को ये क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज योर फेवरेट डेटा स्ट्रक्चर। तो मैंने क्या बोलूं, अरेज बोलूं, ट्रीज बोलूं, ग्राफ बोलूं, क्योंकि पूरा इंटरव्यू आगे का उसी पे डिपेंड होने वाला था। तो फिर मैं सोचा ठीक है, ज्यादा उड़ते नहीं है, बेसिक से जाते हैं। कि मैंने बोला पहले आप अरेज से पूछ लो, फिर लिंक लिस्ट, ट्रीज एंड ग्राफ्स पे चले जाना। तो वो उसने आधा से ज्यादा इंटरव्यूज अरेज पे ही पूछा। तो मेरे को एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं, पर कॉन्सेप्ट्स वो थे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मेरा वो था, स्लाइडिंग विंडो टेक्निक यूज करके सॉल्व करने का था। दूसरा डुप्लीकेट्स इन एन अरे रिलेटेड कुछ था। और एक जगह प्रीफिक्स सम। सो मेरे को पूरा इंटरव्यू उसने एरेस पे पूछा। मेरे को लगा वेट कर रहा था ट्रीज पे कब आओ, ट्रीज पे कब आओ। पर पूरा सो बेसिकली वही है ना, इंटरव्यू पे डिपेंड करता है कौन कैसा इंटरव्यू ले। तो हाँ, तो ये था। तो मैं, हाँ, टेक्निकल इंटरव्यू के लिए एक एडवाइस बहुत जरूरी है कि कई बार ये होता है ना कि हमें क्वेश्चन पूछा पूछा जाता है, हम ऑलरेडी वो कर चुके होते हैं, हमें आता होता है। तो उस पे हम क्या करते हैं, डायरेक्ट सॉल्यूशन पे चले जाते हैं। तो कई बार क्या कर देगा ना कि वो क्वेश्चन बोलेगा अच्छा ये तो तेरे को आता है, मैं कुछ और क्वेश्चन पूछता हूँ। तो हाँ, तो ये तुम्हारा हाथ से आया हुआ मौका चले जाएगा। तो क्या करो, कोई भी सॉल्यूशन आता हो हमेशा वर्स्ट केस से शुरू करो। अब तुम्हें लेट्स से एक प्रॉब्लम का बिग O ऑफ n सॉल्यूशन पता है, पर फिर भी तुम बिग O ऑफ n स्क्वायर से स्टार्ट करो, फिर बिग O ऑफ n पे आओ। तो इससे ना इंटरव्यू को भी समझ आएगा कि उसने रटा नहीं है सॉल्यूशन, इसने प्रिपेयर किया, उसको बाकी तरीके भी आते हैं। तो ये चीज बहुत लोग गलती करते थे। तो मेरे को भी एक क्वेश्चन पूछा गया था जो मुझे आता था, बट स्टिल मैंने वर्स्ट केस बताया, फिर इसको थोड़ा और इम्प्रोवाइज किया, फिर थोड़ा और इम्प्रोवाइज किया। इससे क्या है ना, इंटरव्यू को आता है कि एक चीज को तुम इम्प्रोवाइज कर सकते हो, और वही उन्हें चाहिए होता है। तो हाँ, ये चीजें ध्यान में रखने की होती है। और कई बार ये होता है ना कि टेक्निकल इंटरव्यूज में हम अटक जाते हैं, हम कोई प्रॉब्लम पूछा जाता है, हमें सॉल्यूशन नहीं पता होता, बहुत बार होता है। तो हम क्या करते हैं, बस सोचते ही रह जाते हैं, सोचते ही रह जाते हैं, सोचते ही रह जाते हैं। तो इंटरव्यू क्या, हमारा माइंड नहीं पढ़ पाता है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए कि हमेशा टू वे कॉन्वर्सेशन होना चाहिए। तुम क्या सोच रहे हो वो इंटरव्यूअर को समझ आना चाहिए, आपके ये इस तरीके से प्रॉब्लम को अप्रोच कर रहा है या इस तरीके से अप्रोच कर रहा है। एक दो इंटरव्यूज में मैंने ये गलती की थी, फिर जाके मतलब कहते हैं ना गलतियों से ही सीखा जाता है। हाँ, तो ये चीजें टेक्निकल इंटरव्यूज में ध्यान रखनी चाहिए। ओके, तो ये सेकेंड राउंड हो गया हम्म। इंटरव्यूज़ का। ओके, और इसके बाद कितने राउंड्स हुए थे और उसमें क्या था? ओके, सो सेकेंड राउंड में 12 जन बैठे थे, तो उसके बाद 3 लोगों को बाय बोल दिया गया था। तो थर्ड मैनेजर राउंड था जिसमें 9 स्टूडेंट्स बैठे थे। ये इट वाज, बाकी दो तो आराम से निकल गए, इसको निकालना ही सबसे मेहनत वाला काम था, क्योंकि यहाँ पे मैनेजर था।
तो मैंने सोचा ठीक है HR टाइप होगा, निकल जाएगा। ये तो बहुत टफ था। लिटरली मैनेजर आ गया था, तो उसने पहले ब्रीफ इंट्रोडक्शन से स्टार्ट हुआ, फिर धीरे धीरे रेज्यूमे पे आया। उसने सीधा पूछ दिया कि ओके कोई भी एक प्रोजेक्ट उठा, हम उस पर डिस्कशन करेंगे। मैंने बोला ठीक है। तो मैंने अपना एक प्रोजेक्ट उठाया, तो वहां पे डिस्कशन स्टार्ट हुआ। तो मतलब पूछने लग गया कैसे बनाया, क्या बनाया। तो मैं बता रहा था ये मेरा, मैंने आराम से धीरे से एकदम क्लियरली मैंने पूरा प्रोजेक्ट का ओवरव्यू दे दिया। तो उस पे क्वेश्चन, उसका आर्किटेक्चर बनाओ, कितने लेयर्स थे वो बताओ। तो ये सब चीजों से हम प्रिपेयर नहीं रहते, हमें पता होता है कि हम क्या बना, प्रेजेंट करने में हम कई बार चूक जाते हैं। तो इट्स लाइक हाँ, तो कितने लेयर्स है। तो यूजुअली मैं तो यही बोला कि मेरे प्रोजेक्ट में एक फ्रंट एंड है, मैंने ये यूज किया है, बैक एंड में मैंने ये यूज किया है, और सर्वर साइड मैंने ये यूज किया है। तो ये बोला कॉलेज तक तो ठीक है, बट ये सब चीज जब कंपनी में काम करो, स्पेसिफिक टर्म्स यूज करने चाहिए। जैसे उसने मेरे को सिखाया, फ्रंट एंड मत बोलो, अब से इनपुट लेयर बोलो, बैक एंड मत बोलो, अब से डेटा लेयर बोलो, और सर्वर मत बोलो, मिडिल लेयर। तो ये सब हम एज ए स्टूडेंट ये सब मिस कर जाते हैं, बट इंटरव्यूज में ऐसी छोटी छोटी चीजें बहुत मतलब मायने रखती है। तो ऐसा हुआ, फिर ये बहुत टफ था। इसलिए क्वेश्चन बैक टू बैक, क्वेश्चन बैक टू बैक, क्वेश्चन बैक करे जा रहा, मैं कुछ आंसर करूँ, ये काउंटर। सो बेसिकली एट द एंड ऑफ दिस राउंड मेरे को ये समझ आया कि ये मेरे को टेस्ट कर रहा था। तो शुरू में ये लगा व्हाई इज ही डूइंग दिस टू मी, बट आफ्टर दैट आई गॉट टू नो कि हाँ, कि ये ना टेस्ट कर रहा था। तो बेसिकली ये राउंड पूरा टेस्टिंग था कि ये कैंडिडेट फिट है कि नहीं कंपनी में चैलेंजेस फेस करने के लिए। तो पूरा राउंड डेटाबेस, डीबीएमएस डेटाबेस बनाओ, रियल टाइम डेटाबेस पे पूरा डिस्कशन हुआ था। तो ये क्यों करोगे, ये क्यों नहीं करोगे, तो टेस्ट कि मैं फिट हूँ या नहीं। तो ये बहुत टफ था, और मैंने बाकी फ्रेंड्स को भी पूछा था, सबके साथ यही हुआ था, सबका टफ ही निकला था। तो फिर जाके थोड़ा राहत मिला। ओके, तो ये टोटल 3 राउंड्स था, उसके बाद में हम लोग पूरा ये रहा। डिस्कस किए। हाँ ओके। हाँ, तो फिर इसके बाद एक स्टूडेंट निकल गया, और 8 स्टूडेंट्स HR के लिए बैठे थे। HR सबसे इजीएस्ट राउंड होता है, हम सबको पता है। तो HR में मुझे सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था कि तुम्हारे मैनेजर के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, तो तुम कैसे बिहेव करोगे, तुम्हारा टीम मेंबर काम नहीं कर रहा है, तो तुम कैसे बिहेव करोगे। सो इट वाज कैजुअल टॉक, पूरा कैजुअल टॉक था, फ्रेंडली टॉक था। तो ये तो आराम से सबका निकल गया, और जो जो HR में बैठे थे सबका नाम आ गया था। तो ओके। जो 8 स्टूडेंट्स थे, आठों के आठों सेलेक्ट हो गए थे। ओके, तो ये टोटल 4 राउंड्स था जिसके बारे में 4 अभी राउंड थे। डिस्कशन हुआ। हाँ, तो अब अगर हम इसमें स्ट्रैटेजीज़ के बारे में बात करें, तो इसमें तुम्हारा स्ट्रैटेजीज़ क्या था जिससे लाइक कोई भी इस कंपनी को क्रैक कर सके? ओके, सो अगर बिग टेक कंपनी क्रैक करना है, तो मैं यही कहूंगा, डेटा स्ट्रक्चर्स, डेटा स्ट्रक्चर्स, डेटा स्ट्रक्चर जितना अच्छे से कर लो। मैं बता देता हूँ मैंने कैसे किया था। तो मैं तो दो गीक्स फॉर गीक्स, लीड कोड, इंटरव्यू बिट, और हाँ ये सब चीजें थी, और कुछ रिसोर्सेज, यूजफुल रिसोर्सेज मिले थे, और ढूंढना पड़ा था। तो वहां से पूरा डेटा स्ट्रक्चर्स अच्छे से प्रिपेयर किया था। हाँ, तो मैं यही कहूंगा कि एक बार कोई सोल्यूशन मिल जाए, वहीं पे मत अटको, उसके और तरीके ढूंढो। बिकॉज यही चीज काफी यूजफुल होने वाली है, क्योंकि एक सोल्यूशन आ रहा है, तुम इस प्रॉब्लम को दूसरे तरीके से कैसे अप्रोच कर सकते हैं वो ट्राई करो। तो ये था। और हाँ, ये एक चीज थी, और एक चीज कहना चाहूंगा कि मैं ना वॉलमार्ट के पहले 5 बार रिजेक्ट हो चुका था। हाँ, तो ये मेरी 6th कंपनी थी, मतलब 5 इंटरव्यू में रिजेक्ट हो चुका था। तो पता नहीं चलता था कैसे रिजेक्ट हुआ। तो एक एक इंटरव्यू दिया, फिर पता चला किस इंटरव्यू में ये गलती करी, इस इंटरव्यू में वो गलती करी। तो हाँ, तो यही कहना चाहूंगा कि हर किसी को ना रिजेक्शन फेस करने की आदत होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि मैं फर्स्ट कंपनी थी, मेरे को लगा यहाँ इसमें तो होना ही है, फिर एक बार नहीं होता है ना, तो मॉरल डाउन हो जाता है। तो आगे की कंपनी में मैं फोकस नहीं कर पा रहा था। तो ये चीज बहुत लोग मिस मिस कर जाते हैं। तो मैं तो 5 बार रिजेक्ट हुआ था, तो मेरा तो पूरा मॉरल ही डाउन हुआ था। फिर भी फैमिली सपोर्ट था। हाँ, तो वही रिजेक्शन होता है, लाइफ का पार्ट है, इस कंपनी में तो और किसी कंपनी में। तो एंड ऑफ द डे सब अच्छा ही होता है। यही मॉरल, यही स्ट्रेंथ के साथ मैं बढ़ते गया। तो अच्छा हुआ ना, रिजेक्ट हो गया, वॉलमार्ट में लग गई। ओके, तो इसके बारे में ये पूरा जो भी स्ट्रैटेजीज़ है उसके बारे में हम लोग को ध्यान देना चाहिए। और ऐसा नहीं कि अगर रिजेक्शन हो रहा है तो हम लोग का कभी सिलेक्शन नहीं होगा, बस थोड़ा एंड टाइम हाँ, और लगेगा। वन मोर चीज, हाँ। रिज्यूमे कभी फेक मत करना। इंटरव्यू जज से पकड़ लेगा कि तुमने हाँ। ये प्रोजेक्ट खुद बनाया है या कहीं से उठाया है। तो अपने प्रोजेक्ट जो बनाए A to Z जानकारी रखो, बस। ओके,
तो जैसा कि इसका एक इंटरव्यूज में भी लाइक एक प्रोजेक्ट पे पूरा डिस्कशन हुआ था, तो अगर हम मान लो कि फेक प्रोजेक्ट्स अगर दिखा रहा है तो फिर वो उस राउंड वो लास्ट राउंड होगा हम लोग के लिए, तो इसलिए ऐसा नहीं बस। करना चाहिए। और अब अगर हम लोग इसमें जैसे जो भी ग्रुप स्टडी होता है या जो पीयर कोडिंग होता है जो हम लोग कॉलेजेस में कर सकते हैं, तो इसका क्या बेनिफिट्स होता है, इसके बारे में ओके, कुछ? पेयर पेयर कोडिंग के प्रोज एंड कॉन्स भी है। मैं पर्सनली पेयर कोडिंग नहीं करता था, मेरे को अकेले में कोड करने की आदत थी, बट इसके एडवांटेजेस भी है। फायदे ये है कि तुम एक सॉल्यूशन निकाल रहे हो, तुम्हारा एक फ्रेंड एक सॉल्यूशन निकाल रहा है, तो दोनों का माइंडसेट अलग है, तो दोनों अगर डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस से करोगे तो तुम्हें एक प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। तो ये एक फायदा है। और ये भी एक नुकसान भी है कि अगर एक प्रॉब्लम दोनों कर रहे हो, तुम नहीं कर पाए और तुम्हारा फ्रेंड कर पाया, तो ऑब्वियसली एक मॉरल डाउन होता है, यार ये मुझसे क्यों नहीं हुआ, उससे कैसे हो गया, मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ। तो वही है, फायदे भी है नुकसान भी है। तो वही, तो मैं पर्सनली प्रेफर नहीं करता था पेयर कोडिंग, तो पर करना चाहिए। इससे अगर बहुत सारे लोग बैठे हो तो डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस निकलते हैं। तो हाँ, तो फिर तुम लोग डिस्कस कर सकते हो आपस में। ओके, तो मेनली पीयर कोडिंग का ये सब बेनिफिट्स है जिससे हम लोग को लाइक आगे हेल्प हो सकता है, तो इसलिए प्रेफर हाँ। करना चाहिए कि हम किसी तरह से ग्रुप में एक काम कर सकें। और अब अगर हम लोग बात करें जो भी लाइक कॉलेजेस है उसमें क्लब्स चैप्टर्स होते हैं, तो उसमें ज्वाइन करने का क्या बेनिफिट्स होता है या क्या नुकसान होता है किसी भी इंटरव्यू प्रोसेस में? ओके, अगर इंटरव्यूज रिलेटेड दिखे तो आई पर्सनली फील कि क्लब्स का इतना मायने नहीं रखता है, क्योंकि तुम्हारा पूरा टेक्निकल स्किल, पर्सनल स्किल्स, वही सब टेस्ट करेंगे। पर अगर चाहे तो हम इसको एडवांटेज एचआर राउंड में यूज कर सकते हैं, क्योंकि एचआर राउंड में तुम्हारे पर्सनल स्किल्स देखते हैं। अगर तुम किसी क्लब के लीडर रह चुके हो या इवेंट मैनेजमेंट क्लब में रह चुके हो, तो अगर तुम वो सब अपने रेज्यूमे में डालेंगे एज एन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, तो वो एचआर को अट्रैक्ट करेगा, तो तुम उस पर डिस्कस कर सकते हो। तो तुम अपनी लीडरशिप क्वालिटीज मेन जो हर एक कैंडिडेट में होनी चाहिए, वो एचआर को दिख जाएगी कि हाँ तुम इस क्लब के लीडर रह चुके हो, तुम इस क्लब के लिए इतना इतना कंट्रीब्यूट कर चुके हो, तो ऑब्वियसली उसको ये लगेगा कि हाँ ये कंपनी के लिए भी इतना कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो हाँ, क्लब का होना फायदा है। मैंने भी अपना रिज्यूमे में डाला था, तो आई वॉज अ पार्ट इवेंट मैनेजमेंट, वो सब। तो हाँ, इसका फायदा तुम लोग एचआर राउंड में, फाइनल राउंड में उठा सकते हो। बाकी ऐसे टेक्निकल इंटरव्यूज में ये सब नहीं मायने रखता। ओके, तो लाइक मेनली इसका बेनिफिट जो अच्छा राउंड है उसमें सबसे ज़्यादा होगा। तो हाँ। अब अगर हम लोग आगे बात करें जैसे जो भी है जो पूरा प्रोसेस हुआ है सिलेक्शन का, तो ये वर्चुअली हो रहा है अभी, तो जो भी वर्चुअल इंटरव्यूज़ हो रहा है तो उसका क्या बेनिफिट्स है, क्या नुकसान लग रहा है? ओके, इसके फायदे भी है नुकसान भी है। तो मेरे को एक फायदा ये लगा कि मैं चेन्नई कैंपस से हूँ, तो प्लेसमेंट के लिए हमें हमेशा वेल्लोर आना पड़ता है। तो सुबह रोज 5 o'clock का जर्न, 5 बजे उठो, तो ये चीज यहाँ पे नहीं दिखने मिली। क्योंकि जब इंटर्नशिप के लिए आया था वेल्लोर, तो सुबह 5 बजे बहुत ट्रैवलिंग होता है, तो ऐसे कैंडिडेट थक जाता है मेंटली भी और फिजिकली भी। तो यहाँ पे सब घर बैठे हो रहा था, सब कुछ घर बैठे, तुम्हें बस प्रिपेयर करना था, तो प्रिपरेशन टाइम काफी मिल गई थी। तो वर्चुअल इंटरव्यू का बहुत फायदा है। नुकसान ये है कि कई बार नेटवर्क इश्यूज आ जाते हैं, तो वो एक लाइफ फीलिंग अलग ही होती है। पेन पेपर भी होता है, तो तुम कैसे, जो जिस जिसको पेन पेपर की आदत है, तो यहाँ पे सिर्फ टाइप करना होता है। तो हाँ, इसके फायदे भी है नुकसान भी है। प्लस ऑनलाइन टेस्ट में यू नेवर नो ना कि कोई कैसे टेस्ट दे रहा है, खुद कर रहा है या किसी की मदद कर रहा है। कैमरास होते हैं तो ठीक है, कई कई टेस्ट में कैमरास नहीं होते थे, तो उसका ड्रॉबैक भी है। पर हाँ, फायदे ज्यादा है वर्चुअल इंटरव्यूज के। ओके। हाँ, सब कुछ इजीली हो जाता है। मेरे को कोई कोई प्रॉब्लम नहीं आई वर्चुअल इंटरव्यूज में। ओके, तो अब जैसे अगर हम बात करें कॉलेज लाइफ के बारे में, तो उसमें हम लोग ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि जो हम लोग का जो इंटरव्यूज़ हो रहा है या जो भी सिलेक्शन हो रहा है उसमें हम लोग का चांसेस बढ़ जाए? ओके, सो हाँ, तो ये चीज कहना चाहूंगा कि प्लेसमेंट की वेट मत करो। थर्ड ईयर में कंपनीज इंटर्नशिप के लिए जब आती है, वही चांस मार लो। सब गलती ये करते हैं, मैं भी ये गलती कर चुका हूँ। जब थर्ड ईयर में इंटर्नशिप्स के लिए आएगी, वहीं पे पीपीओ मार के सेफ हो जाओ, क्योंकि जब प्लेसमेंट आती है कंपटीशन बहुत हाई हो जाता है। तो इसलिए मैं प्रेफर करूंगा, फर्स्ट ईयर तो बहुत अर्ली हो जाएगा, सेकेंड ईयर से, क्योंकि फर्स्ट ईयर मतलब कॉलेज में न्यू होते हैं, तो सेकेंड ईयर से धीरे धीरे कोडिंग स्टार्ट कर लो। एक लैंग्वेज चूज कर लो जिसमें तुम कंफर्ट फील कर रहे हो। तो हाँ, एक लैंग्वेज चूज करो, उसी में बेसिक से स्टार्ट करो धीरे धीरे, ताकि एक साल में तुम इतने प्रिपेयर हो जाओ कि जब थर्ड ईयर में इंटर्नशिप के लिए कंपनी आए,
बड़ी बड़ी कंपनीज आती है जो डायरेक्ट पीपीओ दे देती है, 90% लग ही जाता है पीपीओ। तो वहीं पे चांस मार के ले लो, क्योंकि जब प्लेसमेंट की सीजन आती है बहुत हेवी कंपटीशन हो जाता है। तो हाँ, तो मैं प्रेफर करूंगा कि सेकेंड ईयर मिड से तुम स्टार्ट कर लो, तुम्हारे पास बहुत टाइम है। हाँ भाई, तो सेकेंड ईयर से मिड से स्टार्ट कर सकते हैं, फर्स्ट ईयर बहुत जल्दी हो जाएगा। ओके, तो मेनली ये है कि अगर हम सेकेंड ईयर में स्टार्ट करें तो एक पीपीओ का अच्छा खासा चांस रहेगा अगर हाँ हमको इंटर्नशिप मिल रहा है तो, क्योंकि हाँ प्लेसमेंट्स में बहुत ज़्यादा रश होगा और मेहनत भी कम लगेगा फोर्थ ईयर में। हाँ। और उस समय काफी सब फोर्थ ईयर प्लेसमेंट सीजन में प्रिपरेशन शुरू करते हैं, तो हमारे पास एक साल का एडवांटेज हो जाएगा। तो यही मैं कहना चाहूंगा बाकी लोगों को कि इस एडवांटेज का फायदा उठाएं। ओके, तो अब जैसे जो भी प्रोजेक्ट्स या वर्क एक्सपीरियंस होता है हमारे रिज्यूमे में, तो उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है ये सिलेक्शन में, और उसको हम लोग कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? हाँ, प्रोजेक्ट्स का एक्चुअली बहुत ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि वो तुम्हें अपने प्रोजेक्ट्स पे ही जज करने वाले हैं। तो जिस हिसाब से तुम प्रोजेक्ट बनाओ, क्या बनाओ, उन्हें पता चल जाता है। और वही बोला, प्रोजेक्ट सब खुद बनाओ, कभी उठाओ मत, उठाओ तो फायदा नहीं है, तुम लोग पकड़े जाओगे, क्योंकि वो पूरा इन डेप्थ जानेंगे। तो प्रोजेक्ट्स, इट डजेंट मैटर तुम क्या प्रोजेक्ट बनाओ, कौन से लैंग्वेज से बनाओ, कैसे बनाओ, तुम जो बनाओ तुम अच्छे से पता होना चाहिए तुम इस प्रोजेक्ट में क्या यूज किए हो। हाँ, तो वही प्रोजेक्ट्स का मायने रखता है, इंटर्नशिप्स की भी मायने रखते हैं। तो वो तुम्हें पूछ सकते हैं कि इंटर्नशिप क्या क्या सीखे, कैसे कैसे किए, क्या क्या चैलेंजेस आए। तो वही, जो भी प्रोजेक्ट बनाओ, पूरे प्रोजेक्ट के बारे में जानो, कैसे बनाए, क्या बनाए, क्या क्या चैलेंजेस आया, तो उन्हें उन सब पे जज करेंगे तुम्हें। तो प्रोजेक्ट्स ओके। काफी मायने रखते हैं। तो एक आइडियल रिज्यूमे में आई प्रेफर 4 प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, 4 4 to 5, ओके। उससे ज्यादा नहीं, उससे कम नहीं। ओके, तो मेनली ये है कि प्रोजेक्ट्स जो भी कर रहा है वो खुद से करना चाहिए, और इधर उधर से प्रोजेक्ट्स लेके जो है रिज्यूमे में कभी नहीं यूज़ करना चाहिए। तो ये जो भी डिस्कशन था ये तो हो गया मोस्टली। अब अगर हम कुछ भी जो टिप्स के बारे में बात करें जो भी जूनियर्स है उसके लिए जो हम देना चाहते हैं, तो उसमें क्या शेयर कर सकते हैं? ओके, तो जो जूनियर्स कर रहे हैं, कुछ भी स्टार्ट करो, जो भी कुछ भी नहीं सीख रहे हो, पेशेंस रखो। तुम कोडिंग एक झटके में सीख नहीं सकते। तो लोग यही गलती करते हैं, लास्ट मिनट में तैयारी करते हैं, तो फिर यार प्लेसमेंट नहीं लग रही, यार प्लेसमेंट नहीं लग रही। अब लास्ट मिनट में तैयारी करोगे तो कैसे लगेगी? टाइम चाहिए होता है, पेशेंस चाहिए होता है, तो पेशेंस रखो। जो भी डाउट्स हो, सीनियर्स वीआईटी के काफी अच्छे हैं, काफी हेल्पफुल है। मेरे भी कुछ सीनियर्स की मदद लेती, जब कुछ नया सीखते हो तो हमेशा सीनियर्स की मदद लो। और और हमेशा सीनियर्स पे ही डिपेंडेंट मत रहो, खुद से नई चीजें सीखने की कोशिश करो। हाँ, और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, बट डेटा स्ट्रक्चर से अच्छे से वाकिफ रहो। सो पर्सनली गीक्स फॉर गीक्स, लीड कोड, ये दोनों काफी सही है। लीड कोड, आई मैं तो खुद लीड कोड यूज करता था। तो लीड कोड कर सकते हो, पर लीड कोड डायरेक्ट मत जाओ, पहले बेसिक सीखो। धीरे धीरे करके तुम अपने आप एक्सप्लोर करोगे तो तुम सब जान जाओगे कि कैसे प्रिपेयर करना है। सीनियर्स की मदद लो, और फ्रेंड्स तो होते ही है हेल्प करने के लिए। ओके, तो ये पूरा डिस्कशन हो गया जो भी वॉलमार्ट का जो एक्सपीरियंस रहा है इसके साथ, तो उसके बारे में। और आई होप कि ये वीडियो यूज़फुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर कोई भी डाउट्स है तो कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो तब तक के लिए बाय बाय। बाय एवरीवन, ऑल द बेस्ट।